हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 12वीं। जी हां, कक्षा 12वीं का अध्याय 12 है। ये आपका कक्षा 12वीं का अध्याय 12 है। आपका कक्षा 12वीं का अध्याय 12 जीव विज्ञान है। ओके, तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 है हमारा क्लास 12 वालों के लिए हिंदी मीडियम से। अब आप यदि हिंदी मीडियम के हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे नीट एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो ये आपके लिए पूरा सफिशियंट है। बस इतना पढ़ के जाना है, इससे बाहर ना आपके नीट एग्ज़ाम में आएगा, ना किसी भी एग्ज़ाम में आएगा, ना बोर्ड में। जितना मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ इससे बाहर कोई नहीं आएगा। देखिएगा, आपको कोई इसमें फिलॉसफी नहीं करके बढ़ना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन में यदि आपको इसको नोट्स चाहिए, ये जो नोट्स है इसको आपको सेंड कर देंगे। तो नोट्स आपको मिलेगा कहाँ? पीडीएफ में। तो हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे, इसके जो लिखे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 12, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन खुल के आएगा। वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पर चैनल यस केम स्टडी है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पर इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहीं पे है टेलीग्राम, या फिर टेलीग्राम ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके बाद यस केम स्टडी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे बात करना है, आपको कोई भी ऐसे मन में सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारा चैप्टर क्या है? तो चैप्टर है आपका जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। जो जैव प्रौद्योगिकी होता है और उसके अनुप्रयोग आपका क्या है? आपका चैप्टर है, ठीक है ना? तो इसमें जो पहली हेडिंग आती है वो आती है आनुवंशिक अभियांत्रिकी की उपलब्धियां अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रायोज्यता क्या होती है? तो जैव प्रौद्योगिकी मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीवों, कवक, पौधों व जंतुओं के उपयोग द्वारा महत्वपूर्ण जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन से संबंधित है। ओके, कृषि, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रूपांतरित फसलें, जंतुओं की नस्लों में सुधार व ऊर्जा उत्पादन में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसमें? कृषि, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रूपांतरित फसलें, जंतुओं की नस्लों में सुधार और ऊर्जा के उत्पादन में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव तथा मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और पादपों की नस्लों को सुधारा जा सकता है। इसकी सहायता से रोग उपचार के लिए दवाइयाँ तथा रोगों के प्रति वैक्सीन बनाई जा सकती है। अब आता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण प्रयोज्य निम्नलिखित है। जैसे किसमें पहला आता है कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो दिन प्रतिदिन बढ़ती मानव आबादी के लिए उत्तम किस्म का प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना कृषि वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी क्या है? हमारी चुनौती है। यद्यपि हरित क्रांति का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, किंतु उसमें रासायनिक खाद्य और कीटनाशियों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा की उर्वरता कम हुई है और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या खड़ी हो गई है। अतः जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए विधि द्वारा फसली पौधों की आनुवांशिकी में फेरबदल करके उनकी ऐसी किस्मों के तैयार किया गया है जिनको उगाने में खाद्य एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग करके पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है और उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब आता है आपका ट्रांसजीनिक पौधे। ट्रांसजीनिक पौधे क्या होते हैं? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमें फसींसियंस के टीआई प्लाज्मिड तथा ए राइजोजिन्स के आरआई प्लाज्मिड का पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण जो होता है उसके लिए
प्रयोग किया जाता है। विजातीय जीन वाले पौधे, ट्रांसजीनिक पौधे या आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधे कहलाते हैं। अब आता है ट्रांसजीनिक पौधों को विकसित करने का उद्देश्य, यानी ट्रांसजीनिक पौधों का विकसित करने का क्या क्या उद्देश्य है। तो इनका विकास निम्नलिखित लक्षणों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। कौन कौन से? पहला आता है प्रतिरोधी जातियों का विकास। ऐसी नई पादप जातियों का विकास किया जा रहा है जिनसे रोगों, उत्पादक विषाणुओं व कवक के संक्रमण से बचे रहने की क्षमता हो, अथवा मिट्टी की लवणता, सूखे या कोहरे आदि को सहने की क्या हो? क्षमता हो। दूसरा है पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। तो इस प्रकार की किस्मों के विकास से फसलों को पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा आता है पादप प्रजातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना। नए जीन्स का प्रवेश कराकर ऐसी पादप प्रजातियों का विकास किया जा सकता है। चौथा, पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा राइजोबियम नामक बैक्टीरिया में पाए जाने वाले नाइट्रोजन अनुबंधन के जीन को फली रहित अनाज वाली फसलों में निवेशित कराया जा सकता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसजीनी या पराजीनी पौधों की सूची। तो यहाँ पे आपको ट्रांसजीनिक प्लांट हो गए, इधर कॉटन, राइस और टोमेटो उसके नेम हो गए, और ट्रांसजीन्स हो गए, और यूज़फुल कैरेक्टर जो जो उसकी यूज़फुल कैरेक्टर है अगर आपको बनाना होगा तो इसको आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है आपका सुनहरा चावल, क्योंकि ये मैंने उसी पॉइंट को यहाँ पे कवर किया जो कि बोर्ड एग्जाम और नीट के एग्जाम के लिए सफिशियंट है। सुनहरा चावल क्या है? यह हमारा ओरियोचा सैटिवा की पारजीनी किस्म है। इसका सुनहरा रंग बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए और पिगमेंट की उपस्थिति कारण होता है। इनका विकास जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा दो जीन को सामान्य चावल के पौधों में निवेशित करके विकास किया जा सकता है। पहला जीन PS4 और जिसको बोलते हैं डेलोफिल से, तथा दूसरा जीन हमारा क्या हो जाएगा? क्रेटी यानी CRTI भूमि में पाए जाने वाले जीवाणु से लिया गया है। अब दूसरा आता है बीटी फसलें। बीटी फसलें क्या होती हैं? कभी कभी बीटा फसलें भी इसको बोल देते हैं। तो बीटी प्रोटीन के जीन को जीवाणु से अलग कर पादप कोशिकाओं में निवेशित कराया जाता है। इस प्रकार बने ट्रांसजीनिक पौधे कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। इस विधि द्वारा बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, टमाटर, आलू व सोयाबीन आदि की पीड़क प्रतिरोधी किस्में तैयार की जाती है। अब आती है आपकी बीटी प्रोटीन या क्रिस्टेलाइन प्रोटीन। तो मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु बैसिलस थूरिनजिएसिस की कुछ नस्लों में प्लाज्मिड पर एक विशेष जीन समूह पाया जाता है, और इस समूह से एक एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन के रवे जीवाणु के स्पोरे में एकत्रित हो जाते हैं और इनको क्रिस्टेलाइन प्रोटीन और इनके संश्लेषण से संबंधित जीव समूह को क्राइजीनस कहते हैं। तीसरा आता है फ्लेवर सेवर टमाटर। फ्लेवर सेवर टमाटर क्या होते हैं? ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित फल है। टमाटर की इस वैरायटी में फल पकने पर पिलपिले या ढीले नहीं होती हैं। अब आता है पारजीनी पौधे के विकास की विधियां, यानी पारजीनी पौधे के विकास की कौन कौन सी विधियां हैं। तो पौधों में ट्रांसजीन अथवा DNA खंड को प्रतिस्थापन करके पारजीनी पादपों के विकास की क्रिया निम्नलिखित पदों में पूरी की जाती है। कौन कौन से पद हैं? चलिए देख लेते हैं। आपका पहला है यहाँ पर जिस लक्षण से जीन को पौधों में निवेश कराना है उसका संश्लेषण करना। दूसरा, वाहक में उस जीन का निवेश कराना तथा वाहक में DNA से जुड़ना। तीसरा, जीन के साथ प्रोमोटर क्रम तथा टर्मिनेशन क्रम को जोड़ना। चौथा, एक सेलेक्टेबल मार्कर जीन को भी वाहक में प्रवेश कराना। अब पांचवा क्या है? जीन कंस्ट्रक्ट वाले वाहक को पोषक पौधे की कोशिकाओं में प्रवेश कराना। ठीक है ना। ये आपके क्या पारजीनी पौधे विकास की विधियां हैं। अब आती है पारजीनी वाले वाहक को पोषक पादप की कोशिकाओं में प्रवेश निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा करा जाता है या फिर जा सकता है। कौन कौन सी? पहला होता है
बैक्टीरियम द्वारा मुख्यतः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिंस के प्रयोग से पादप कोशिकाओं में प्रवेश कराना, ठीक ना। फिर है वायरल जीनोम की मदद से पादप कोशिकाओं का संक्रमण, और तीसरा जो है वो है पादप सेल्स में माइक्रो इंजेक्शन, पार्टिकल गन या फिर वेक्टर डीएनए को प्रवेश कराना। अब आता है आपका जिम फूड के उपयोग के विरोध के कारण, यानी जिम फूड के उपयोग के विरोध के क्या क्या कारण थे। तो इसके विरोध के मुख्य कारण थे, पहला कौन कौन कारण था। पहला ये कारण था कि जिम पौधे से पारजीनी घास फूस या जंगली पौधे में प्रवेश करके उन्हें सुपरवीड्स में बदल सकते हैं, जिसको नियंत्रित करना क्या है, असंभव है। दूसरा, इससे बने प्रोटीन विषाक्त हो सकते हैं या एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा, मनुष्य एवं अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ओके, फिर अगला है ट्रांसजीनिक जंतु। ट्रांसजीनिक जंतु क्या होते हैं? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जंतु हैं जिनके जीनोम में किसी अन्य जंतु या पादप कोशिका के विजातीय वांछित लक्षण वाले जीन या जीन खंड अथवा गुणसूत्र का क्या होता है, निवेश होता है। अब आता है आपका मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसजीनिक जंतुओं को विकसित करने का उद्देश्य, यानी ट्रांसजीनिक जंतुओं को विकसित करने के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो पहला ये है अधिक दूध उत्पादन, दूसरा क्या है उत्तम गुणवत्ता व अधिक मात्रा में मांस का उत्पादन, तीसरा है अधिक किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना, चौथा है अधिक अंडे देने की क्षमता, और पांचवा क्या है जीन थेरेपी में उपयोग में लाया जा सकती है। अब आता है भी यहाँ पे आपका ट्रांसजीनिक जंतुओं को बनाने की विधि, यानी ट्रांसजीनिक जंतुओं को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, कौन कौन सी विधियां हैं। तो ट्रांसजीनिक जंतु को बनाने के लिए ट्रांसफेक्शन क्रिया द्वारा वांछित जीन को जंतु को कोशिका के केंद्र में प्रवेश कराया जाता है, और इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली होती है इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा। तो इसके द्वारा विजातीय डीएनए को स्थापित करने के लिए एक प्रकार की वायरल में डीएनए को उष्मायन करते हैं, और इस वाल्स में एक संक्षिप्त विद्युत आघात देने के लिए इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। आघात देने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़े समय के लिए डीएनए अणुओं के लिए पारगम्य हो जाता है, और डीएनए के कुछ अणु केंद्रक से होकर क्रोमोसोम में समष्टि हो जाती हैं। फिर डीएनए को सीधा अंडक केंद्रक में माइक्रो इंजेक्ट करते हैं, और फिर रेट्रो वायरस की सहायता से भी विजातीय डीएनए का क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। फिर सी आता है आपका ट्रांसजीनिक जंतु के कौन कौन से उदाहरण, वो तो विधियां हो गई। अब आती है ट्रांसजीनिक जंतु के उदाहरण। तो ट्रांसजीनिक जंतु के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे चूहा, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, खच्चर, सुअर, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी आदि बहुत से ट्रांसजीनिक जंतुओं का विकास किया गया है। कुछ ट्रांसजीनिक जंतुओं का वर्णन भी निम्न है, जैसे कि ट्रांसजीनिक चूहे। तो ट्रांसजीनिक चूहे क्या क्या होते हैं? तो कैंसर जीन युक्त ट्रांसजीनिक चूहे बनाकर उन पर कैंसर जिन के प्रभाव तथा कैंसर औषधियों द्वारा उपचार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा ट्रांसजीनिक बकरियां, तो इसके रक्त का थक्का घोलने वाले प्रोटीन टिश्यू प्लाज्मिनोजन और यहाँ पे है एक्टिवेटर टीपीएन जिसको बोलते हैं को कोडित करने वाला जीन स्थानांतरण किया गया है। अब आता है आपका मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसजीनिक सूक्ष्म जीव अथवा आनुवंशिक रूपांतरित सूक्ष्म जीव। तो ट्रांसजीनिक सूक्ष्म जीवों के आनुवंशिक पदार्थ में कुछ विदेशी जीन्स का निवेश कराकर उनके जीनोम में फेरबदल कर दी जाती है। इन ट्रांसजीनिक जीवाणुओं में मानव जीन का प्रवेश कराकर इन्हें सूक्ष्म फैक्ट्री के रूप में मानव उपयोग में आने वाले पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया का प्रयोग मानव इंसुलिन के संश्लेषण में किया जाता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीनी चिकित्सा। तो बायोटेक्नोलॉजी का सर्वाधिक योगदान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में है। कुछ का वर्णन निम्नवत है, जैसे कि पहला आता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का संश्लेषण। तो हेपेटाइटिस वायरस के आवरण को बनाने वाले प्रोटीन पॉलीसैकेराइड के संश्लेषण को कोडित करने वाले जीन को
वैक्सीनियन वायरस के जीनोम में निवेश कराते हैं और इस प्रकार बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्तनी कोशिकाओं में गुणन कराया जाता है और इस नए बने वायरस को चूहे या खरगोश में पहुंचाया जाता है। यहाँ उनके द्वारा एंटीबायोटिक्स क्या किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। कुछ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के नाम दिए गए हैं, जैसे हमारा होता है पहला एंटी हेपेटाइटिस वैक्सीन। तो सन 1980 में पाश्चर इंस्टीट्यूट के कुछ वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया व चूहे की कोशिकाओं में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हेपेटाइटिस बी वायरस के एंटीजन का निर्माण को क्या किया, प्रेरित किया गया। दूसरा हमारा खोजे हैं, क्या खोजे हैं, वो खोजे हैं एंटी रेबीज वैक्सीन। तो सन 1981 और सन 1982 में फ्रांस की एक कंपनी ट्रांसजीन के वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ई कोलाई की कोशिकाओं से रेबीज वायरस के लिए एक वैक्सीन तैयार किया और इस वैक्सीन को वैक्सीन फॉर हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। फिर अगला आता है इंटरफेरॉन्स का संश्लेषण, यानी कि इंटरफेरॉन्स का संश्लेषण क्या है, तो ये वायरस या रोगाणुओं के संक्रमण से बचने के लिए शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन है जो निकटतम कोशिकाओं को रोगाणुओं के प्रति क्या करता है, सचेत करते हैं। फिर सी है यहाँ पे दुर्लभ औषधियों का उत्पादन। तो इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, वृद्धि हार्मोन्स तथा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 आदि के मानव जीन्स को जीवाणु में क्लोन करके इन जैविक महत्व के रसायनों को विशुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, तो मधुमेह रोग के निदान के लिए एक इंसुलिन का एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है जो मनुष्य के अग्नाशय के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन्स रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और इंसुलिन के अल्पस्राव या श्रावण न होने पर मनुष्य को मधुमेह रोग हो जाता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों इंसुलिन की प्राथमिक संरचना क्या होती है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसके अमीनो अम्ल अनुक्रम यानी प्राथमिक संरचना के बारे में सर्वप्रथम फ्रेडरिक सेंगर ने 1954 में पता लगाया। यह दो पॉलीपेप्टाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, श्रृंखलाओं का बना होता है। ए श्रृंखला तथा बी श्रृंखला जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। ए श्रृंखला 21 अमीनो अम्ल अवशेष से जबकि बी श्रृंखला 30 अमीनो अम्ल अवशेष से बनी होती है। ओके, अब आती है मेरे प्यारे बच्चों आपकी आनुवंशिकता अभियांत्रिकी इंसुलिन। तो वयस्क में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समयांतराल पर इंसुलिन से होने से ही संभव है। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन्स के रूप में संश्लेषित होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। सन 1933 में एली लिली नामक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जिसे एस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराया है और इसे संवर्धन माध्यम से वृद्धि कराते हैं। ई कोलाई द्वारा 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण अलग अलग होता है। अब इन्हें निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। इसे ह्यूमेलिन भी कहा जाता है। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों जिन चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी यानी जेनेटिक या आनुवांशिक रोगों का निदान या उपचार। तो आनुवांशिक रोग सामान्य जीन के म्यूटेंट होकर त्रुटिपूर्ण प्रोटीन या एंजाइम बनाने के कारण होते हैं। जीन चिकित्सा का उद्देश्य है इन म्यूटेंट पर सामान्य या त्रुटिपूर्ण जीन को सामान्य जीन से प्रतिस्थापित करना। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों कि जीन चिकित्सा के उपयोग यानी कि जीन चिकित्सा के क्या क्या उपयोग है। तो जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम सफल प्रयास सन 1900 में 4 साल की बच्ची पर किया गया था। यह बच्ची एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी के कारण स्सीड यानी SCID से पीड़ित थी। सामान्य क्रियाशील ADA जीन को इस बच्ची के अस्थिमज्जा में प्रवेश कराया गया। यह जीन उसके लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़कर सामान्य ADA एंजाइम संश्लेषित करने लगी और इस विधि द्वारा अब गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग स्कीड का निदान संभव हुआ।
ठीक है ना। अब आया आपका बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या होता है, तो किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना जानकारी व आज्ञा के उपयोग में लाने को बायोपायरेसी कहा जाता है। भारत सरकार ने ऐसे अनेक संगठन बनाए हैं जैसे कि हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी यानी GEAC, ठीक है ना। अब आता है जैव पेटेंट। जैव पेटेंट क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाले सरकार सुरक्षा प्रदान करती है जिससे उस नाम से कोई और उस उत्पाद को न बना सके। उदाहरण के लिए जैसे आपकी बायोपायरेसी तथा टेक्समती का संबंध। तो धान हजारों वर्षों से एशिया में उगाया जा रहा है। केवल भारत में धान की हजारों किस्में मिलती हैं और भारत में बासमती धान की लगभग कितनी मिलती है, 27 किस्में मिलती है। वहीं पे दूसरा करेला, जामुन व बैगन को मधुमेह के नियंत्रण के लिए उपयोग में लाने भारतीय लोगों को सदियों से पता है, लेकिन तब भी जो अलग देश है इनको पहले से ही अपनी पेटेंट दे रखे हैं। तो ये रहा क्लास 12th बायोलॉजी का क्लास जो चैप्टर 12th है, और कंप्लीट पूरा चैप्टर आपको बता दी है। इसका कोई भी पार्ट नहीं है, आपका पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट है। और आप पूरे वीडियो को देखिए, पढ़िए और अपना नोट्स क्लियर करिए। यदि आपको नोट्स चाहिए तो 80 81 32 30 81 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स भी बाय कर सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।